अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अयोटिक रिगर्जिटेशन। इससे पहले हमने अयोटिक स्टेनोसिस के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट अयोटिक रिगर्जिटेशन पढ़ेंगे। अयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है? अयोटा का मैंने आपको बताया था बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोटा जो हमारे पास एक वाल्व होता है, अयोटिक वाल्व होता है, ठीक है। और उस वाल्व में से जब लेफ्ट वेंट्रिकल की सिस्टली होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो फिर ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड जो है वो मतलब कि फ़्लो करके जा रहा होता है, अयोटा में से जा रहा होता है। लार्जेस्ट जो है वो वेसल होती है, इसमें से ब्लड जो है वो पास करके जा रहा होता है और हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और स्टेनोसिस में होता है कि नर्विंग हो जाती है। रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि बैक फ्लो हो जाता है, ठीक है। बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो कैसे होता है कि हमारा जो एओर्टिक वाल्व होता है ना वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, ठीक है। वो ओपन रह जाता है, ठीक है। वो सही तरीके से क्लोज नहीं हो पाता, ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ब्लड की पुलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसकी क्या क्या कॉजेज होती है, ठीक है। और ये होता है कि मतलब जो आपका रिगर्जिटेशन होती है ना, ये एओर्टिक वाल्व कस्प जो होती है ना वो क्लोज ना होने की वजह से होती है। तो बेसिकली ये एओर्टिक वाल्व कस्प की डिजीज़ होती है। ये किसी इन्फेक्शन के केस में भी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट रीजंस हो सकती है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या फिर आपके डायलेशन ऑफ अयोटा की वजह से भी हो सकती है। डायलेशन ऑफ अयोटा भी इसकी रीज़न हो सकती है। अच्छा, इसकी कौन कौन सी कॉजेज़ हैं, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ये रिगर्जिटेशन होती है? तो ये जैसे स्टेनोसिस थी ना कंजेनिटल, वैसे ही ये भी कंजेनिटल हो सकती है। और ये बाइकस्पिड वाल्व की वजह से या फिर डिसप्रपोर्शनेट कस्प, आपको मैंने बताया ना ये कस्प के क्लोज ना होने के, प्रॉपर्ली जो है वो क्लोज ना होने की वजह से होती है, ओपन रह जाती है वो। और इसके अलावा जो है वो एक्वायर्ड अगर इसकी कॉजेज़ देखें तो उसमें आपके पास रोमेटिक भी आ सकती है, या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह, रोमेटिक, ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कह लें, एंडोकार्डाइटिस, ट्रोमा मैंने आपको बताया, रोमेटिक है, या फिर इसके अलावा अयोर्टिक डायलेशन जो होगी, ठीक है। अयोर्टिक डायलेशन की क्या कॉजेज़ होती हैं? कॉजेज़ ऑफ अयोर्टिक डायलेशन, तो अयोर्टिक डायलेशन जो होती है ना ये बेसिकली एनोरिज्म, ठीक है, इसकी कॉज हो सकती है। एनोरिज्म में भी डायलेशन होती है। मार्फन सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा सिंड्रोम के अलावा स्पिलिस हो सकता है, स्पिलिक्स, या फिर स्पॉन्डिलिटिस वगैरह, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस रिगर्जिटेशन की मतलब जब रिगर्जिटेशन होगी ना, आपको पता है कि वाल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होंगे, ओपन रह जाएंगे। जब ओपन रह जाएंगे तो बैक फ्लो होगा, और वो बैक फ्लो कहाँ पर होगा? अयोटा से वो बैक फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब बैक फ्लो होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपके जो है वो डायलेट कर जाएंगे ड्यू टू रिगर्जिटेशन। वो लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायलेट कर जाएंगे तो आपको पता है कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल इनिशियली तो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, वो अपनी कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा, ठीक है। वो मैक्सिमली जितना जितना कर सकता है ना वो उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करेगा, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो कार्डिक आउटपुट क्यों बढ़ाएगा? वो मेंटेन करने के लिए कि जितनी जो डिमांड है ना सर्कुलेशन की, उस डिमांड को मेंटेन करने के लिए वो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कराएगा। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो आपको पता है कि उसके लिए आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी सिस्टली जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर को बता रहा होता है, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी डबल होगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम डबल होगा। इस रिगर्जिटेशन को रिगर्जिटेशन की वजह से जो इसको फेस करना पड़ता है, उसको ओवरकम करने के लिए कार्डिक आउटपुट जो है वो अपनी मतलब मैक्सिमम करेगा। कार्डिक आउटपुट जितना वो मैक्सिमम प्रेशर के साथ जितना ब्लड फ्लो करा सकता है ना उतना कराएगा, जिसकी वजह से आपका जाहिर सी बात है कि जब आगे मैक्सिमम ब्लड वो भेज रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टली करके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम फिर उसके अंदर अयोटा के अंदर जाके स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वो डबल हो जाएगा। जब डिजीज़ आपकी मतलब कि फर्दर प्रोग्रेस करेगी ना, डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन होगी, डिज़ीज़ प्रोग्रेस होगी, तो उसकी वजह से आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो फेलियर होगा। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल आपको पता है कि फेलियर होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है ना और पल्मोनरी, आपको पता है कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा ही होना। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल जब फेलियर होगा तो जो वो लेफ़्ट एट्रियम होता है उसके अंदर भी जो है वो पुलिंग होना शुरू हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं, जब उसकी आगे नेक्स्ट रिगर्जिटेशन होगी वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के आर्टरीज़ के अंदर, पल्मोनरी वेन्स होती है ना, वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हाँ। पल्मोनरी वेन्स जो है उसके थ्रू लंग्स के अंदर जाके पल्मोनरी एडिमा कॉज करा देंगे ये, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है जब पल्मोनरी एडिमा होगा तो आपको डिफरेंट जो है वो ब्रेथलेसनेस के और वो उसके क्या कहते हैं
गैशियस एक्सचेंज नहीं ठीक तरीके से हो पाएगा, डिफरेंट इश्यूज जो है वो इसकी वजह से फेस करना पड़ेंगे। अच्छा, फिर जब आप ईसीजी कराओगे ना, ईसीजी में आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी नजर आएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल ने हाइपरट्रॉफी हो जानी है उसकी। आपको पता है कि जब एयोर्टिक रिगर्जिटेशन होती है, रिगर्जिटेशन में बैक फ्लो होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल तो मैक्सिमम ब्लड जो है वो आगे पुश करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसके अंदर एयोर्टा के अंदर, लेकिन उसकी क्या हो गया कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी एयोर्टा के अंदर बढ़ा, ठीक है। अब जब सिस्टली थी जब तक तब तक तो वहाँ पर जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन क्या हुआ कि रिगर्जिटेशन जब हुई, वाल्व सही तरीके से क्लोज नहीं हुए, तो वो बैक फ्लो होना शुरू हो गया, वो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो गया। और ऊपर से जो है वो सिस्टली के बाद डायस्टली का पीरियड आ जाता है ना, तो उसके बाद जो है वो डायस्टली जब होगी, लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ आपका इंलार्ज कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी जो है वो फिर आप उसको कैसे जो है वो असेस करोगे, आप उसके लिए ईसीजी कराओगे, तो ईसीजी के अंदर आपको जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। और वो कैसे, मतलब आपको पता चलेगा, आपको पता है कि एसटी सेगमेंट जो रहता है ना, वो एसटी सेगमेंट जो है वो हो जाता है, क्या कहते हैं, डाउन स्लोपिंग होती है एसटी सेगमेंट की, ठीक है। टी वेव आपकी इन्वर्ट कर जाती है, टी वेव इन्वर्ट कर जाती है, मतलब स्ट्रेन पैटर्न बनना शुरू हो जाता है लेटरल लीड्स के अंदर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब फिब्रोसिस होती है, एवी ब्लॉक के केस में जब फिब्रोटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जब आपके ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो उसके केसेस में भी फिर सिंकपी वगैरह आपको देखने को मिलती है। या फिर आप सीटी कराते हो इसको फर्दर जो है वो कैल्सिफिकेशन वगैरह को असेस करने के लिए, या चेस्ट एक्सरे कराते हो। चेस्ट एक्सरे भी जब आप कराओगे ना, चेस्ट एक्सरे, तो उसके अंदर भी आपको लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इनलार्ज करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज मिलेगा। इसके अलावा जो है वो आपको जो असेंडिंग एयोर्टा होता है ना, वो भी डायलेट मिलेगा, ठीक है। और जब पीए व्यू के अंदर आप देखोगे, पीए व्यू के अंदर असेंडिंग एयोर्टा डायलेट हुआ हुआ मिलेगा। समटाइम नॉर्मल भी होता है, ठीक है, जो कैल्सीफाइड वाल्व होती है ना, लेटरल व्यू जब उसका देखे ना, तो वो नॉर्मल भी दिख रहे होते हैं। अच्छा, जब कार्डिक कैथेटराइजेशन आप कराते हो ना, तो कार्डिक कैथेटराइजेशन से आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप ईसीजी करा लेते हो, चेस्ट एक्सरे करा लेते हो, या कार्डिक कैथेटराइजेशन करा लेते हो। कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन हम किस लिए करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या ग्रेडियंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ग्रेडियंट होता है ना, उसको मेजर करने के लिए भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब होगी, तो ईसीजी की लीड्स के अंदर आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि ईसीजी की जो लीड्स होती है ना, उसके अंदर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो इनलार्ज कर जाता है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इनलार्ज कर जाता है। कैसे, आपकी जो V4 और V5 वाली जो लीड होती है ना, उनके अंदर जो आर वेव होती है ना, वो इनलार्ज कर जाती है, ठीक है। ऐसे करके होती है ना, नॉर्मल आपकी ईसीजी यही होती है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपकी जो V4 वाली लीड है ना, उसका ये है ना P वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स QR और ये S, ठीक है, ये इनलार्ज कर जाएगा, ठीक है। V5 के अंदर भी ऐसे ही होगा, ये ऐसे करके, ठीक है। V5 के अंदर और V4 के अंदर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज मिलेगा। इसके अलावा जो V5 है ना, उसके अंदर आपको टी वेव भी इन्वर्ट मिलेगी। V3 के अंदर जो है वो आपका जो है वो एस वेव जो है वो डीप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब लीड 2 को, लीड 3 को, AVF को, V5 को, V6 को आप देखोगे ना, उसके अंदर आपको LV स्ट्रेट पैटर्न मिलेगा, मतलब आपकी टी वेव जो है वो इन्वर्ट हुई हुई। टी वेव कैसे इन्वर्ट हो गई, ये आप फॉर एग्जाम्पल लीड 3 को देखो, ऐसे करके ना, ऐसे है और ऐसे ऐसे, ये आपकी टी वेव है ना, तो टी वेव आपकी क्या है, इन्वर्ट है। ये एंजाइना को भी शो कर रही होती है, और एंजाइना जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ ही, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कह रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की तरफ ही तो इशारा कर रहा होता है। ये लीड 2 है आपकी, लीड 3 के अंदर भी आपको टी वेव इन्वर्ट मिलेगी, AVF के अंदर भी आपको टी वेव इन्वर्ट मिलेगी, V5 V6 के अंदर भी आपको जो है वो टी वेव इन्वर्ट मिलेगी, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के स्ट्रेन पैटर्न को शो कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है वो रिगर्जिटेशन वाला पेशेंट किन किन क्लिनिकल साइंस के साथ आता है, किन किन क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स उसके क्या होंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगी,
ठीक है। सिम्टम्स में वही कि पेशेंट को अंजाइना होगा, जाहिर सी बात है इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल को ही इफेक्ट किया है तो उसकी वजह से अंजाइना डेवलप हो जाएगा, इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा और पेशेंट को चेस्ट पेन होगी जिसको अंजाइना कहते होते हैं। इसके अलावा ब्रेथलेसनेस होगी, जाहिर सी बात है कार्डिक आउटपुट तो कम ही हो जानी है। कार्डिक आउटपुट वो बढ़ा रहा था कि वो इनफ ब्लड आगे लेके जाए, लेकिन वो बदतमीज सा वाल्व जो एओर्टा का था वो क्लोज ही नहीं हो रहा है जिसकी वजह से बैक फ्लो हो रहा है, तो इनफ ब्लड ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है, ब्रेथलेसनेस होगी, साथ इसके पाल्पिटेशंस होंगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो हार्ट बीट आपकी जो है वो जब आप लेफ़्ट साइड पे लेटते हो ना तो आपकी मतलब आपको ना दिल की धड़कन सुनाई दे रही होती है, पाल्पिटेशंस हो रही होती हैं, ठीक है, और ये होती है बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होने की वजह से होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। कुछ पेशेंट होते हैं वो सिम्टोमेटिक भी होती हैं, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि रात के वक्त आपको जो है वो सांस लेने में तंगी होगी, ठीक है। इसमें जो है वो बेस्ट मरमर आप जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ स्टर्नम पे जाके जो है वो वहाँ पर आप इसको सुन सकते हो ड्यूरिंग दी जब आप एक्सपिरेशन जो होती है ना उसको होल्ड करके रखते हो तो आपको थ्रिल इसमें बड़ा मतलब कि थ्रिल जो है वो इतना कॉमन नहीं होगा, ठीक है। सिस्टोलिक मरमर में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है कि वो इंक्रीज़ करता है और फ्लटरिंग होगी मिट्रल वाल्व की, ठीक है। इसके अलावा जब सीवियर केस होगा ना फिर क्या होगा कि आपको सीवियर केस के अंदर सॉफ्ट डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगा, सॉफ्ट डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। ये पार्शियल जब क्लोजर होता है ना माइट्रल लीफलेट्स होते हैं वो मतलब कि सही तरीके से क्लोज नहीं हो पाते तो उसकी वजह से माइट्रल सॉफ्ट डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है वो उस टाइम पे फीलिंग हो रही होती है ना तो उस वजह से आपको सॉफ्ट डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक्यूट स्वेयर केसेस में क्या होगा कि परफोरेशन होगी या फिर उसका मतलब कि जो एओर्टिक एंडोकार्डाइटिस होगा या फिर टियर ऑफ एओर्टिकस। और इसके अलावा जो है वो कौन कौन से साइंस होंगे जब ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है ना तो उसके मतलब डायलेशन हो जाती है, हाइपरट्रॉफी उसकी हो जाती है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको कंपनसेट कर सको, तो फिर हार्ट फेलियर होगा और फिर हार्ट फेलियर जब प्रीडोमिनेट हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर जो होगा उसी को ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर होगा, हार्ट फेलियर होगा, उस पल्मोनरी एडिमा होगा, डिफरेंट साइंस, ठीक है। साइंस इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? साइंस में टैकीकार्डिया। अच्छा टैकीकार्डिया कैसे होगा? टैकीकार्डिया शॉक में भी होता है ना टैकीकार्डिया, तो ये टैकीकार्डिया जो है वो जब वो कार्डिक आउटपुट कम होती है ना तो हमारा हार्ट उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से ना वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, उसको मतलब बढ़ाता है हार्ट रेट को, उसको कहते होते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। पल्स प्रेशर जो होता है वो आपका नॉर्मल ही होता है या फिर नॉर्मल के नज़दीक ही होगा। डायस्टोलिक मरमर जो होता है ना वो बड़े शॉर्ट होता है या हो सकता है कि एब्सेंट ही हो। आपकी पल्स कैसी होती है इसमें, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें, जो पल्स होती है ना, पल्स आपकी कोलैप्सिंग पल्स होती है। कोलैप्सिंग पल्स कैसी होती है? और मतलब कि जब आप ना यूं करके ऐसे करके 3 फिंगर्स मेथड यूं करके ऐसे करके पल्स जो है उसको कर रहे होते हैं ना फील, तो यहाँ पे बड़ी बाउंडिंग सी पल्स होती है, ठीक है। फिर आप इसको ना जब अपने हेड साइड पे जा ले जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि अचानक से एकदम से ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड का फ्लो जब आपकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो मतलब कोलैप्स होना बिल्कुल मतलब कि कम सी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, एकदम से कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से। और इसके अलावा जो है वो लो डायस्टोलिक होता है, मतलब कि पल्स प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है ना तो वो जब डायस्टोलिक कम होने की वजह से होता है। इसके अलावा जो पेरिफेरल पल्स होती है वो बाउंडिंग होती है। कैपिलरी पल्सेशन आप ये जो आपके नेल बेड्स है ना यहाँ से भी आप जो है वो कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। कैपिलरी पल्सेशन जो होती है जिसको कोई पिंकी साइन होता है जो, ठीक है, वो रिगर्जिटेशन वगैरह के केस में, ठीक है, पिंकी साइन, ठीक है, जब आप नेल बेड से उसको कर सकते हो फील। इसके अलावा जो है वो एक आपके पास फिमोरल जो होता है ना, फीमेल से आपको ब्रुई सी मतलब साउंड होगी, ठीक है, जिसको आप कहते हो ड्रोजियस साइन, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मस्टर्ड साइन जिसमें हेड नोडिंग करता है पेशेंट, ठीक है, मस्टर्ड साइन, ठीक है। इसके अलावा मरमर कौन सी होती हैं?
इसमें डायस्टोलिक मर्मर होता है, सिस्टोलिक मर्मर भी होगा। सिस्टोलिक उसमें भी तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर था ना उसमें स्टेनोसिस के केस में, तो यहाँ पर भी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो सिस्टोलिक मर्मर होगा, सिस्टोलिक मर्मर। इसके अलावा अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, अर्ली डायस्टोलिक। इसके अलावा जो है वो सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक होगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर। इसके अलावा और कौन कौन से साइन होंगे, इसके अलावा आपका वॉल्यूम जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, और अपेक्स स्पीड जो है वो थ्रस्टिंग अपेक्स स्पीड होगी, प्री सिस्टोलिक इम्पल्स होगी, और इसके अलावा जो है वो आपकी क्रैपिटेशंस वगैरह, पल्मोनी एडिमा के केस में आपको क्रैपिटेशंस वगैरह इस तरह की साउंड्स भी देखने को मिलेगी। आप इसको इन्वेस्टिगेट किस तरीके से कर सकते हो, ऐसे कौन से टेस्ट है जिसके थ्रू आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो वही जो पीछे हमने पढ़ा, इसके लिए भी ईको कराओगे आप लोग, ठीक है। ईको कराओगे। अगर सीवियर एक्यूट केस है तो आपका जो लेफ्ट डायस्टोलिक प्रेशर है ना वो रैपिड राइज कर रहा है, तो आपकी ये काज कर सकता है, मतलब आपके माइट्रल वाल्व को क्लोज भी कर सकता है। कार्डिक कैथेटराइजेशन कराओ, एयोटोग्राफी कराओ। एयोटोग्राफी जो है वो स्फेरिटी ऑफ जो है वो रिगर्जिटेशन के लिए कराते होते हैं। कौन सी? एयोटोग्राफी। एयोटोग्राफी उसको सीवियर रिगर्जिटेशन है तो उसको असेस करने के लिए एयोटोग्राफी करा सकते हो आप लोग, और डिटर्मिन कर सकते हो डायलेशन ऑफ एयोटा को, और कोई को एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसको भी आप उसकी प्रेजेंस को भी डिटर्मिन कर सकते हो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप MRI करा सकते हो। ये यूज़फुल होता है असेस करने के लिए कि उसकी आयोटिक डायलेशन को असेस करने के लिए। इसके अलावा इसकी क्या मैनेजमेंट होती है, आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट, अच्छा इसकी मैनेजमेंट में जो है वो आप आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट ही कराओगे, ठीक है। आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, या फिर अगर एक्यूट ये आयोटिक रिगर्जिटेशन जो है वो इसकी सिम्टम्स जो है वो मतलब ये ना एक्यूट रिगर्जिटेशन बहुत ज़्यादा सिम्टम्स कॉज कर रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप आयोटिक रूट रिप्लेसमेंट करा सकते हो, या फिर कोरोनरी बाईपास सर्जरी करा सकते हो, ठीक है। अगर कोरोनरी का आयोटिक रिगर्जिटेशन और वो ये सिम्टोमेटिक है बहुत सारे सालों से, ठीक है, तो आपने इको करानी है, ठीक है। आपने उसको पेशेंट को कहना है कि वो इको कराता रहे ताकि उसकी जो है वो वेंटिकुलर साइज़ को आप लोग जो है वो देखते रहो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप एंड जो सिस्टोलिक डायमेंशन है ना, मतलब ये मैनेज करोगे ना उसको कि या तो रिप्लेसमेंट करा लोगे, या तो अगर नहीं है ये सिम्टोमेटिक है तो फिर आपने उसकी इको करा के उसको देखते रहना है। एंड डायस्टोलिक जो होता है ना डायमेंशन, वो आपकी जो है वो जो 55 या इससे ज़्यादा है ना, तो फिर आपने क्या करना है कि आयोटिक वाल्व की रिप्लेसमेंट करा लेनी है, ठीक है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो है वो उसके लिए नॉन रेट लिमिटिंग वेजोडाइलेटर्स वगैरह जैसे कि निफेडिपिन वगैरह जो होती है ना वो आपने यूज़ करनी है। आयोटिक सिस्टोलिक और अपने जो ब्लड प्रेशर होता है ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आयोटिक रूट डायलेशन करा लेनी है। आयोटिक रूट डायलेशन में क्या होता है कि ये आयोटिक रिगर्जिटेशन काज करती है, ठीक है, और ये मार्फन सिंड्रोम वगैरह के केस में होगी। अच्छा इसके अलावा जो है वो आपके पास ना एक वहाँ पे अच्छा आयोटिक स्टेनोसिस जो होती है ना, स्टेनोसिस जो होती है वो जो ओल्ड एज में होती है ना उसमें उसका क्या इंसिडेंस है उसमें, मतलब ये वाल्वुलर डिजीज़ है, इफेक्ट करती है वेरी ओल्ड पीपल जो होती है ना उनको इफेक्ट करती है, और उनके अंदर सिम्टम्स कौन सी होती है, उनके अंदर सिंकपी होती है, एंजाइना होता है, हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। और इसमें साइंस क्या होंगे, सेंट्रल आर्टरीज जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपका प्रेशर बड़ा लो होगा, आपकी जो पल्स प्रेशर है वो मतलब स्लो राइज होगा, ठीक है। और इसकी आप क्या करोगे कि आप ट्रांसकैथेटर आयोटिक वाल्व जो है ना इम्प्लांटेशन कराओगे। गुड ये ऑप्शन होती है ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि ये लेस इन्वेसिव होती है सर्जरी की निस्बत, ठीक है, इसलिए आप ट्रांसकैथेटर आयोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन करा सकते हो। सर्जरी कराते हो तो सर्जरी सक्सेसफुल होती है, 80 या उससे भी ज़्यादा है तो उनके अंदर भी सक्सेसफुल होगी, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी जो होती है ना वो मतलब इसके चांसेस बड़े कम होती है या बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, इस तरीके से आप कह सकते हो। और ये उसको मतलब ये इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है ना विदाउट सर्जरी वो पुअर होती है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप वाल्व रिप्लेसमेंट करा लो, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ये पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसको भी इंक्रीज़ करा सकती है, ठीक है। तो ये हमारी आयोटिक रिगर्जिटेशन थी। अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।